Hello, everybody. So, today we will continue the chapter The Rise of Nationalism in Europe. And जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में भी बताया था कि इस चैप्टर के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड बाकी जितने भी पार्ट्स हैं दे आर मच मोर स्मॉलर. ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर मच एक्सप्लेनेशन, राइट? सो टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर एंड टुडे वी विल प्रोबेबली कंप्लीट द थर्ड पार्ट. ठीक है, थर्ड पार्ट पूरा आज खत्म हो जाएगा एंड देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द फुल चैप्टर. ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट. सो द नेम ऑफ द थर्ड पार्ट इज द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, राइट? सो this is the topic, that is the age of revolution, and let's start the age of revolutions. द एज ऑफ रिवोल्यूशंस, दैट इज़ 1830 से लेकर 1848 में यूरोप के अंदर कैसे कैसे रिवोल्यूशंस हुए. उसके अलावा चैप्टर के अंदर आप लोग अलग अलग टाइप के रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे. लाइक वीवर्स ने अलग रिवोल्यूशन किया था, फार्मर्स ने अलग रिवोल्यूशन किया था, पीजेंट्स ने अलग रिवोल्यूशन किया था. तो उन सब रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. तो ये जो पार्ट है अगेन दिस इज़ वेरी वेरी ईजी. सिर्फ आप लोग को कुछ सिक्वेंशियल मैनर के अंदर चीज़ें याद रखनी है. एंड इस पार्ट के अंदर, दैट इज़ थर्ड पार्ट के अंदर, इतने नाम भी नहीं है जो आप लोग को याद रखने हैं. ठीक है, थर्ड पार्ट जो है वो मेजरली एक्सप्लेनिंग से रिलेटेड है. ओके, तो मैंने आप लोग को लास्ट पार्ट में बताया था कि जो कंजर्वेटिव्स रिजाइम है वो पावर में आई थी यूरोप के अंदर. तो जैसे ही कंजर्वेटिव रिजाइम पावर के अंदर आने लग गई तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को रिवॉल्यूशन से एसोसिएट कर दिया गया. बेसिकली यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में, दैट इज़ जर्मन में, इटालियन स्टेट्स में, हर जगह रिवॉल्यूशन होने लग गए. ठीक है, आप लोग की बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में, इटालियन, जर्मन स्टेट्स, ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, इन सब जगहों पे रिवॉल्यूशन होने लग गए जैसे ही कंजर्वेटिव रिजाइम जो है वो पावर में बैठे. ठीक है, ये जो रिवॉल्यूशन है अब इनको करवाता कौन था? ये रिवॉल्यूशन करवाते थे लिबरल नेशनलिस्ट लोग. अब नेशनलिस्ट लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग जो कि अपनी कंट्री को एक अच्छी कंडीशन में देखना चाहते हैं. ठीक है, ऐसे लोग जिनको कंट्री की परवाह होती है, ऐसे लोग जो कि चाहते हैं कि जो कंट्री है वो अच्छी तरीके से चले और जो कंट्री के लोग हैं वो सही रहे. मतलब ऐसे लोग जो कि एक कंट्री का भला चाहते हैं, उन लोग को बोलते हैं लिबरल नेशनलिस्ट. तो ये जो रिवॉल्यूशन है ये लिबरल नेशनलिस्ट करवा रहे थे. अब लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग थे, लाइक प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, मिडिल क्लासेस के लोग. तो ये जो सब लोग थे ये थे लिबरल नेशनलिस्ट और ये सब जो हैं वो रिवॉल्यूशन करवा रहे थे. ठीक है, अब आप लोग की बुक में दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ अबाउट जुलाई 1830 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ अबाउट ग्रीक. ओके, तो बेसिकली क्या हुआ था, सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ जुलाई 1830 का एग्जाम्पल. फेब्रुअरी जुलाई 1830 में जो बर्बन किंग्स हैं, ठीक है, वो वापस पावर में ला दिए गए कंजर्वेटिव रिजाइम के द्वारा. ठीक है, तो कंजर्वेटिव रिजाइम जो है वो बर्बन किंग्स को वापस पावर के अंदर लेके आई, जो कि लिबरल नेशनलिस्ट को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था. लिबरल नेशनलिस्ट ने पहले ही 1815 में उन बर्बन किंग्स को पावर से निकाल दिया था. ठीक है, तो लिबरल नेशनलिस्ट को ये बात बहुत बुरी लगी कि जब हमने 1815 में पहले ही बर्बन किंग्स को निकाल दिया था तो कंजर्वेटिव रिजाइम के लोग बर्बन किंग्स को वापस क्यों लेके आए. तो इस तरीके से जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लड़ा एंड इस तरीके से उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप करी, जिसके अंदर जो लीडर थे वो थे लुइस फिलिपी. ठीक है, तो आप लोग की बुक में जस्ट ऐसे ही स्टेटमेंट बताया गया है कि जो ये जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था ना ये हुआ था फ्रांस में. ठीक है, बट फ्रांस जो है वो यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था. ठीक है, तो आप लोग की बुक में एक स्टेटमेंट बताया हुआ है जो कि दिया था मेटरनिक ने. मेटरनिक ने बोला था कि जब फ्रांस स्नीज करता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है. इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि जब फ्रांस में कुछ भी एक्टिविटी होती है या फिर कुछ भी रिवॉल्यूशन होता है तो पूरे यूरोप में वो बात फैल जाती है और पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशंस होने लग जाते हैं. ठीक है, तो जुलाई रिवॉल्यूशन जो है वो पूरे के पूरे यूरोप में फैल गया. ठीक है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, हर जगह फैल गया. बेसिकली आप लोग की बुक में 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड्स. ये जो जुलाई रिवॉल्यूशन है हर जगह पहुंच गया. तो एग्जाम्पल नंबर 1 इधर ख़त्म होता है. एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ अबाउट ग्रीस. ठीक है, तो आप लोग की बुक में ग्रीस का एग्जाम्पल दे रखा है.
तो जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसकी जो स्टोरी है या फिर इस पे जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लिसन इट केयरफुली। तो देखो 1821 में स्टार्ट हुआ था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ग्रीस जो है वो बहुत टाइम से ओटोमान एम्पायर के अंदर था, मतलब कि मुस्लिम लोग जो है वो ग्रीस को रूल कर रहे थे 15 सेंचुरी से, कितने टाइम से रूल कर रहे थे। ठीक है, तो जो ग्रीस के अंदर क्या हुआ था, धीरे धीरे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ने लग गई और नेशनलिज्म की जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट होने लग गई। बेसिकली यूरोप से इंस्पिरेशन लेके ही ग्रीस के अंदर नेशनलिज्म की स्ट्रगल स्टार्ट हुई और ग्रीस के अंदर भी नेशनलिस्ट लोग जो हैं वो बढ़ गए। ओके, क्योंकि यूरोप के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इस तरीके से जो ग्रीस है वहाँ पर भी नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी। ठीक है, अब 1821 में जो ग्रीस के नेशनलिस्ट लोग हैं उनको सपोर्ट मिला बहुत सारे लोगों से। एक तो उनको उन ग्रीक से सपोर्ट मिला जो कि एग्जाइल में, मतलब जेल में रह रहे थे। ठीक है, और दूसरा उनको यूरोपियन से भी बहुत सपोर्ट मिला। तो मैं आप लोग को वापस से रिपीट कर देती हूँ, ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला, ग्रीस के जो भी नेशनलिस्ट लोग थे उनको और भी बहुत ज़्यादा लोगों से सपोर्ट मिला। उनको सबसे पहले तो उन ग्रीक लोगों से सपोर्ट मिला जो कि एग्जाइल में, मतलब कि जेल में रह रहे थे। दूसरा, उनको वेस्ट यूरोप के भी बहुत सारे लोगों से सपोर्ट मिला। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रीस के अंदर बेसिकली वी कैन से कि एक नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ और लास्ट में 1832 में 11 साल की स्ट्रगल के बाद, दैट इज़ 1821 से लेकर 1832, इन 11 साल की स्ट्रगल के बाद एक ट्रीटी आई, दैट इज़ अ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, तो अब बीच में 2-3 बातें हैं जो मैं आप लोग को बताना भूल गई थी। देखो, 2 पॉइंट्स हैं जो कि बीच में मिस हो गए थे। सबसे पहला पॉइंट आप लोग की बुक में बताया गया है कि जो यूरोप के लोग थे ना, वो ग्रीस को ऐसा समझते थे कि ग्रीस इज़ अ क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रैडल मतलब कि किसी का बच्चा, राइट। तो इस तरीके से यूरोप के जो लोग हैं वो बहुत सिंपैथी दिखाते थे ग्रीस के टुवर्ड्स, इसलिए यूरोप के पोएट्स और यूरोप के आर्टिस्ट ने बहुत हेल्प करी ग्रीस के अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग डेवलप करवाने में और ग्रीस के लिए पब्लिक ओपिनियन कलेक्ट करने में कि हाँ भाई, ग्रीस जो है उसको अब मुस्लिम लोगों से इंडिपेंडेंस दिलवानी पड़ेगी। यूरोप ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी इस चीज़ में। सेकेंड पॉइंट इज़, आप लोग की बुक में बताया गया है लॉर्ड बायरन। ठीक है, लॉर्ड बायरन जो थे वो एक इंग्लिश पोएट थे। उन्होंने ग्रीस के अंदर जो वॉर्स हो रहे थे उसके लिए बहुत ज़्यादा फंड्स कलेक्ट किए और उसके बाद वो 1824 में मर गए। ओके, तो आप लोग की बुक में 2 स्टोरीज बताई गई है। सबसे पहले रिवॉल्यूशन की, फर्स्ट इज़ जुलाई रिवॉल्यूशन जो कि जुलाई 1830 में हुआ, क्योंकि बर्बन किंग्स को वापस पावर में ला दिया गया था। पॉइंट नंबर 2, आप लोग की बुक में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया गया है, जिसके अंदर लास्ट में 11 साल की स्ट्रगल के बाद जो है एक ट्रीटी ने ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन कंसिडर किया। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3.1 इज द रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग। ओके, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है लोगों में वो सिर्फ और सिर्फ वॉर और ये टेरिटोरियल एक्सपेंजन से ही सिर्फ नहीं डेवलप हुई, बल्कि कल्चर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशन का आइडिया को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कल्चर मतलब कि क्या होता था कि आर्ट, पोइट्री, स्टोरी, म्यूज़िक, इन सब की हेल्प से नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है वो डेवलप की जाती थी लोगों के अंदर। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बताती हूँ, आज अगर आप लोग इंडिया के पास्ट के कुछ बुक्स पढ़ेंगे या फिर आप लोग इंडिया का एंशंट कल्चर देखेंगे तो आप लोग को अपनी कंट्री पे बहुत प्राइड होगा और आप सबके सब लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होगी अपने कंट्री के टुवर्ड्स। ओके, तो उसी तरीके से यही किया जाता था, पोइट्री, स्टोरीज़, म्यूज़िक नेशन के बारे में लिखी जाती थी ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो डेवलप हो सके। तो रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जो कि लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप कराने के लिए बनाया गया था। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो फोकस करते थे ज़्यादा से ज़्यादा इमोशंस पे और इंट्यूशंस पे और मिस्टिकल फीलिंग्स पे, और वो लोग जो है साइंस और रीज़न इन पे ज़्यादा भाव नहीं देते थे। वो उन लोग का बेसिकली एम यही था कि एक कलेक्टिव बिलोंगिंग बनाना पीपल के अंदर हेरिटेज की हेल्प से, मतलब कि लोगों को कंट्री का पास्ट बताना, लोगों को हेरिटेज बताना कंट्री का, ताकि जो है वो लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है वो डेवलप हो सके। ओके, अब आप लोग की बुक के अंदर एक रोमांटिक्स, दैट इज़ जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है। उन्होंने लोगों को
ट्रू जर्मन कल्चर दिखाया, ठीक है, किस चीज़ की हेल्प से, फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांसेस, ठीक है, और उन्होंने इन चीज़ों को पॉपुलराइज किया ताकि लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप हो और कलेक्टिव फीलिंग डेवलप हो। ओके, उनका मानना था कि फोक को कलेक्ट करके, फोक कल्चर को, फोक डांस को, इन सब को कलेक्ट करके नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो करवाया जा सकता है। ओके, अब आप लोग की बुक में बताया गया है वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि रोमांटिसिज्म क्या होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। रोमांटिसिज्म में फोकस किया जाता है किस पे, इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे और मिस्टिकल फीलिंग्स पे, और साइंस और रीज़न को भाव नहीं दिया जाता है। बोला जाता है कि साइंस और रीज़न जो हैं वो सब तो ऐसे ही हैं, एंड क्रिटिसाइज़ किया जाता है साइंस और रीज़न को, और सिर्फ और सिर्फ पुरानी फीलिंग से, पुराने कल्चर से एक कलेक्टिव फीलिंग डेवलप करवाई जाती है लोगों के अंदर। ओके, नाउ अब आप लोग की बुक में बताया गया है वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस के बारे में। वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि लोकल लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस पे फोकस किया गया ताकि एक नेशनलिस्ट स्पिरिट डेवलप हो लोगों के अंदर। ओके, तो आप लोग की बुक में बताया गया है कि वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस यानी कि लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता था कि एंशंट जो कल्चर है उसको वापस लाने के लिए, बल्कि नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करने के लिए करवाया जाता था लोकल ऑडियंस में। ऐसे लोग जो कि इलिटरेट हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स को डेवलप करवाया जाता था थ्रू दी हेल्प ऑफ वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस। अब आप लोग की बुक में पोलैंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। पोलैंड जो है वो 18th सेंचुरी के एंड में रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया रूल कर रहा था, ठीक है। पोलैंड को बेसिकली वी कैन से जैसे इंडिया पे रूल किया था ब्रिटिश लोगों ने, वैसे ही पोलैंड पे 18th सेंचुरी के एंड में रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया आ गए थे रूल करने के लिए। पोलैंड जो है वो उसके बाद एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा, क्योंकि उस पर रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया रूल कर रहे थे। पर पोलैंड के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करवाया गया और नेशनलिस्ट फीलिंग को ज़िंदा रखा गया म्यूज़िक और लैंग्वेज की हेल्प से। अब आप लोग की बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे लैंग्वेज की हेल्प से लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट और नेशनलिस्ट फीलिंग्स डेवलप करवाई गई। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ था, रशिया जो है वो पोलैंड पे रूल कर रहा था, और रशियन अथॉरिटीज़ ने ये डिसाइड किया कि जो पॉलिश लैंग्वेज है वो नहीं बोली जाएगी, और हर जगह, दैट इज स्कूल्स में, चर्चेज में, गैदरिंग्स में, प्रोसीडिंग्स में, हर जगह सिर्फ रशियन लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। रशियन अथॉरिटीज़ ये चाहती थी कि पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ जो है वो कहीं भी नहीं किया जाए, ठीक है। ये चीज़ जो है वो पोलैंड के लोगों को बहुत बुरी लगी, और पोलैंड के लोगों ने एक रिवॉल्ट किया 1831 में। वो जो पोलैंड के लोगों ने रिवॉल्ट किया रशिया के अगेंस्ट, वो तो बेसिकली क्रश कर दिया रशियन अथॉरिटीज़ ने, क्योंकि रशियन अथॉरिटीज़ बहुत पावरफुल थी, ठीक है। बट उसके बाद पोलैंड के लोगों ने क्या किया, लैंग्वेज को एज अ टूल बनाया, ठीक है, नेशनल रेजिस्टेंस के लिए। इस चीज़ का क्या मतलब है कि इन स्पाइट ऑफ सेवरल वार्निंग्स, दैट इज़ इन स्पाइट की रशियन अथॉरिटीज़ ये चाहती थी कि हर जगह पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ ना हो और रशियन लैंग्वेज का यूज़ हो, फिर भी पोलैंड के लोगों ने हर जगह पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, चर्चेज़ में, स्कूल्स में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पोलैंड के लोगों को अरेस्ट करवा के जेल में भेज दिया गया रशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। ओके, तो बेसिकली आप लोग की बुक में एक्सप्लेन यही करने की कोशिश की गई है कि जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो एक मदर टंग है, वो एज अ टूल यूज़ की जा सकती है इन national resistance, and it can be used as a symbol of the struggle against Russian dominance। मतलब कि पोलैंड के लोग पॉलिश लैंग्वेज को एज अ टूल यूज़ कर रहे थे रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट। बेसिकली वो चाहते थे कि रशिया उनको छोड़ दे, रशिया उनको आज़ाद कर दे, और इस तरीके से वो लोग पॉलिश लैंग्वेज को एज अ टूल यूज़ कर रहे थे। ओके, अब आप लोग की बुक में टॉपिक 3.2 है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो बेसिकली हंगर का मतलब आप लोग को पता है भूख, हार्डशिप मतलब किसी चीज़ की कमी, लाइक पैसों की कमी, फूड की कमी, ठीक है, एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो 1830s में क्या हुआ था, यूरोप ने इकोनॉमिक हार्डशिप फेस की थी, मतलब यूरोप के अंदर पैसों की बहुत तंगी चल रही थी। बेसिकली वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था पूरे के पूरे यूरोप के अंदर। ऐसा क्यों हुआ था, बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या हो रहा था, बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो विलेजेस से टाउन्स में आ रही थी। अब टाउन्स जो थे वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड थे, तो उन लोग को कहाँ रहना पड़ता था, उन लोग को स्लम्स में रहना पड़ता था, ठीक है। स्लम्स मतलब कि आप लोग को पता है, यू कैन सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन, इस एरिया को बोलते हैं स्लम्स। तो जो लोग विलेजेस से सिटीज़ में आते थे उन लोग को स्लम्स में रहना पड़ता था। जॉब्स थी नहीं विलेजेस में, तो इसलिए वो सिटीज़ में आते थे, एंड सिटीज़ में भी उनको बहुत कम वेजेस पे जॉब्स दी जाती थी। ओके,
अब आप लोग की बुक में दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फर्स्ट इज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन एंड सेकंड इज ऑफ एग्रीकल्चर। तो बेसिकली क्या हुआ था, टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर जो भी यूरोप के अंदर छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे उन लोग को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता था इंग्लैंड के मशीन मेड गुड्स से। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो हर चीज़ हाथ से बनाते हैं, उनके पास कोई इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स तो होती नहीं है। तो क्योंकि वो हर चीज़ हाथ से बहुत मेहनत करके कपड़े बुन बुन के बनाते हैं, तो उनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली जो चीज़ हैंडमेड होगी उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, पर इंग्लैंड से जो गुड्स आते थे उस टाइम पे यूरोप में, उनके जो प्राइस होते थे बहुत कम होते थे, बहुत चीप होते थे वो गुड्स। तो ऑब्वियसली लोग वही चीज़ परचेज करेंगे जो सस्ती हो। इस तरीके से जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स थे छोटे छोटे, उनको बहुत लॉस झेलना पड़ा। अब सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग की बुक में दिया हुआ है एग्रीकल्चर का। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या हुआ था, ऐसे रीजन्स यूरोप के जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी अभी तक पावर में थी। मतलब कि मैंने आप लोग को बताया था कि यूरोप के अंदर जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थी, जिसके अंदर एरिस्टोक्रेसी जो थी, दैट इज़ जो नोबल लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते थे। इस तरीके से कई कई पार्ट्स अभी भी यूरोप के ऐसे थे जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी को बहुत ज़्यादा पावर्स मिल रहे थे, जिनकी वजह से छोटे छोटे पीजेंट्स और फार्मर्स को बहुत लॉस हो रहा था। ओके, और फूड के प्राइसेस बढ़ गए थे क्योंकि उस साल बैड हार्वेस्ट भी हुई थी। बैड हार्वेस्ट मतलब कि अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस नहीं करवाया गया था और एंड में जो रिजल्ट आया एग्रीकल्चर का वो अच्छा नहीं था। तो 2 रीजंस पड़े, फर्स्ट इज ऑफ टेक्सटाइल, सेकंड इज ऑफ एग्रीकल्चर। टेक्सटाइल के अंदर छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था इंग्लैंड के मशीन मेड गुड से, और एग्रीकल्चर के अंदर 2 चीज़ें अपन ने अगेन पढ़ी, फर्स्ट इज अबाउट द बैड हार्वेस्ट एंड सेकंड इज अबाउट द पावर ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि फ्रांस के अंदर उस टाइम पे चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दैट इज़ लुइस फिलिपी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप कराई गई थी बर्बन किंग्स को हटा के। 1830 के अंदर लुइस फिलिपी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप कराया गया था। एंड 1848 के अंदर इकोनॉमिक हार्डशिप और कंडीशन जो है इतनी बढ़ गई, हंगर इतना बढ़ गया यूरोप के अंदर कि लोगों ने लुइस फिलिपी को हटा दिया। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली सेटअप करवाई गई, जिस नेशनल असेंबली ने 21 ईयर्स तक के मेल्स को वोटिंग का राइट दिया। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ हुई कि क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि एम्प्लॉयमेंट बहुत कम था उस टाइम पे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था, तो इस तरीके से नेशनल वर्कशॉप्स बनाई गई जिसके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाने की कोशिश की गई। ओके, अब आप लोग की बुक में ऑल टुगेदर एक नया टॉपिक स्टार्ट किया गया है, दैट इज़ अबाउट वीवर्स। वीवर्स के प्रोटेस्ट के बारे में आप लोग की बुक में बताया गया है। बेसिकली क्या हुआ था, 1845 के अंदर एक रिवॉल्ट हुआ था जो कि वीवर्स ने किया था कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। ओके, अब आप लोग की बुक में सेलेसिया एक विलेज है, उसकी कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया है। आप लोग की बुक में बताया गया है कि सेलेसिया के अंदर जो कंडीशन थी वो बहुत मिजरेबल थी। वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, मोर देन 18,000 लोग जो हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट थे कॉटन वीविंग पे। ठीक है, कॉटन वीविंग वहाँ पर एक वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन था जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते थे सेलेसिया विलेज में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स ने इसी चीज़ का एडवांटेज लिया। वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डेस्परेट नीड थी जॉब की। कॉन्ट्रैक्टर्स ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया और कॉन्ट्रैक्टर्स ने बहुत सारे लोगों को जॉब्स दे दी, बट कॉन्ट्रैक्टर्स ने उन सबकी पेमेंट जो है वो रिड्यूस कर दी। ठीक है, एंड आप लोग समझिए इस टाइम पे कॉटन वीविंग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी सफरिंग, बेसिकली उनके साथ क्या किया गया था, उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत डेस्परेट थी एंड इस चीज़ का एडवांटेज लिया गया था। उनकी इनकम बहुत कम कर दी थी कॉन्ट्रैक्टर्स ने, इस वजह से उन वीवर्स ने रिवॉल्ट किया। ओके, तो 4 जून को 2 बजे बहुत सारे वीवर्स गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे जाके उन घरों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे जाके वहाँ से कपड़े लेके उन कपड़ों को फाड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो सब के सब जो वीवर्स थे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी और गुस्से में वो सब के सब साथ में गए और उन्होंने सब ने कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे जाकर रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। उनके घर की दीवारें तोड़ना स्टार्ट कर दिया, उनके घर की विंडोज़ तोड़ना स्टार्ट कर दिया, उनके घर पे जाके कपड़ों को लेकर कपड़ों को फाड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो सब के सब भाग गए अपनी फैमिली के साथ सिलीसिया विलेज से और उसके बाद 24 आवर्स के बाद वापस आए। ओके, 24 आवर्स के बाद जब कॉन्ट्रैक्टर्स वापस आए तो वो भी आर्मी की देखरेख में ही वापस आए। ओके, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन का मतलब कि वो लोग आर्मी की देखरेख में ही वापस आए 24 आवर्स बाद। इस पूरे के पूरे टाइम पे 11 वीवर्स जो हैं उनको भी मार दिया गया, उनको भी शॉट किया गया। तो ये आप लोग की बुक में वीवर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ था कि कैसे वीवर्स ने अपना रिवॉल्ट कैरी आउट करवाया। नाउ टॉपिक नंबर 3.3,
द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि पुअर लोग रिवॉल्ट कर रहे थे, अनएम्प्लॉयड लोग, पीजेंट्स, वर्कर्स, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में रिवॉल्ट कर रहे थे। अब आप लोग की बुक में लिखा हुआ है कि पुअर लोगों के रिवॉल्ट करने के साथ साथ ही बहुत सारे एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग भी रिवॉल्ट कर रहे थे। फेब्रुवरी 1848 में फ्रांस के अंदर ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हुए जिनकी वजह से फ्रांस के अंदर जो मोनार्की थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है, और एक यूनिवर्सल मेल सफरेज आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग की बुक में बताया गया है कि यूरोप के अंदर 1848 के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स भी थे जो कि अभी तक नेशन स्टेट नहीं बने थे। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, इटली, पोलैंड, ये सब अभी तक नेशन स्टेट नहीं बने थे, ठीक है। इन सब रीजन्स के जो मेन और वुमेन है लिबरल मिडिल क्लास के, वो लोग उन लोगों ने एडवांटेज लिया पॉपुलेशन के अनरेस्ट का, क्योंकि उस टाइम सबके सब लोगों की रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग थी, सबके सब लोग पूरे की पूरी पॉपुलेशन में अनरेस्ट था। तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोगों ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन के अंदर अनरेस्ट है, तो इस वजह से उन लोगों ने डिमांड किया कि हमारा भी एक नेशन स्टेट बनना चाहिए पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे बेस्ड। दैट इज़ फर्स्ट पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल इज़ हमारे स्टेट की भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और हमारे स्टेट में भी प्रेस का फ्रीडम होना चाहिए। मैं आप लोग के लिए वापस से रिपीट कर देती हूँ कि बहुत सारे पार्ट्स लाइक जर्मनी, इटली अभी तक नेशन स्टेट्स नहीं बने थे। वहाँ के एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने पॉपुलेशन के अनरेस्ट का एडवांटेज लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो लोग ये मांग करेंगे कि उन लोग को भी एक पार्लियामेंट्री नेशन स्टेट बनाना है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होगा और फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा। ओके, अब आप लोग की बुक में जर्मन की एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप लोग की बुक में बताया हुआ है कि जर्मन के जो मिडिल क्लास लोग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग लाइक बिजनेसमैन, प्रोस्पेरस आर्टिशंस, ठीक है, वो सब एक साथ गए और उन लोगों ने 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया और उन्होंने 18 मई 1848 को एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाई। जर्मन के अंदर एक सिटी थी फ्रैंकफर्ट, वहाँ पर एक चर्च था सेंट पॉल नाम का, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई। तो ये जो पार्लियामेंट उन्होंने बनाया, ठीक है, ये जो नेशनल असेंबली उन्होंने बनाई उसका मेजरली नाम लिया जाता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है, क्योंकि फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि सेंट पॉल चर्च में जाके 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके एक नेशनल असेंबली बनाई जाएगी। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको लोगों ने वोट किया है, ठीक है। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके जाके एक फेस्टिव प्रोसेशन में, मतलब कि फेस्टिव प्रोसेशन का यहाँ पे मतलब है कि एक रैली निकाल के वो लोग सेंट पॉल चर्च में गए जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के लिए। ओके, उन लोग का बेसिक एम क्या था? उनका बेसिक एम था कि एक नेशनल असेंबली बने और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मोनार्की का रूल हो जर्मनी पे। तो बेसिकली जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, वो ये चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए जर्मन नेशनल असेंबली के थ्रू। ओके, तो अब आप लोग की बुक में बताया गया है कि जब एक किंग थे उस टाइम पे जिनका नाम था फ्रेडरिक विल्हेल्म IV, जब उन किंग को क्राउन ऑफर किया गया उस टाइम पे, तो उस किंग ने उस क्राउन को रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि वो प्रूशिया के थे और उन्होंने बोला कि मैं ये क्राउन नहीं पहनूंगा। तो वो जो किंग है उसने और मोनार्की के साथ हाथ जोड़ लिए थे और उस किंग ने एंड टाइम पे मना कर दिया कि मैं ये क्राउन नहीं पहनूंगा, और इस तरीके से उस किंग ने दूसरे लोगों के साथ हाथ जोड़ लिए जो कि इस असेंबली के अगेंस्ट थे। उसके बाद पूरे के पूरे वहाँ पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल अनरेस्ट सिचुएशन बन गई। एक तरफ के लोग वो थे जो कि चाहते थे कि ये नेशनल असेंबली नहीं बने, किंग के साइड के लोग, और एक तरफ के वो लोग थे जो कि कॉमन लोग जो कि चाहते थे कि ये नेशनल असेंबली बने। उसके बाद ट्रूप्स मतलब सैनिकों को बुलाया गया और ये जो है नेशनल असेंबली नहीं बन पाई। ओके, अब आप लोग की बुक में बताया गया है वुमेन्स के बारे में, ठीक है। वुमेन्स को स्टार्टिंग से ही पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले हैं, ठीक है। बहुत सारी वुमेन ने बहुत सारे मूवमेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था उस टाइम, उन ईयर्स में, ठीक है। वुमेन ने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी बनाए थे, न्यूज़पेपर्स के अंदर भी बहुत सारी वुमेन्स के बारे में लिखा जाता था और वुमेन्स ने अपने भी अलग न्यूज़पेपर्स बनाए थे, ठीक है। वुमेन सिर्फ ये चाहती थी कि फेमिनिज्म हो। फेमिनिज्म मतलब कि वुमेन और मेन को इक्वल राइट्स मिले, बट वुमेन ने ऑल्दो बहुत स्ट्रगल किया, बट उनको जो इक्वल राइट्स थे वो नहीं मिल रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था कि 21 ईयर्स और उनके ऊपर के सारे मेन को यूनिवर्सल सफ्रेज मिला था, तो तब भी वुमेन को यूनिवर्सल वोटिंग का राइट नहीं मिला था। उसके बाद भी जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनने वाला था, तब भी वुमेन्स को विजिटर्स गैलरी मतलब ऊपर ही रखा गया था और उस पूरे के पूरे पार्लियामेंट मेकिंग और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाया गया था। नाउ थर्ड पार्ट का लास्ट पैराग्राफ है जिसके अंदर आप लोग को सिर्फ ये बताया गया है
फिर उस टाइम के किंग्स को ये समझ आ गया कि जो ये लिबरल रिवॉल्यूशनरीज़ हैं ये नहीं मानने वाले, और इनकी जो बात है वो मान लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार रिवॉल्यूशन हो रहा था। इस तरीके से मोनार्क्स जो हैं, दैट इज़ किंग्स जो हैं, उनको ये समझ आ गया कि इतनी सारी साइकिल की रिवॉल्यूशन हो रही है, रिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और जो किंग्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो लिबरल नेशनलिस्ट है, लिबरल लोग हैं, इनकी जो डिमांड्स है वो पूरी कर देनी चाहिए। अब यहाँ पर दो मेजर चेंजेस हुए। मैंने आप लोग को चैप्टर में थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ जो यूरोप है वहाँ के पार्ट्स में ऐसा था कि जो पीजेंट्स हैं उनको फुल राइट नहीं मिल रहा था। फॉर एग्जांपल कि वो सर्वडम में थे, उनसे बॉन्डेड लेबर करवाया जा रहा था। नाउ व्हाट इज़ बॉन्डेड लेबर एंड सर्वडम? मतलब कि नोबल्स और इन सबको हायर प्रेफरेंस दी जाती थी और पीजेंट्स और फार्मर्स को कम प्रेफरेंस दी जाती थी कई कई पार्ट के यूरोप में। ओके, बट 1848 के अंदर ये डिसाइड किया कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी जो लेबर हैं उनको बॉन्डेड लेबर और सर्वडम से फ्री करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट था दैट इज़ हैब्सबर्ग के अंदर रूलर्स ने ऑटोनॉमी दे दी हैब्सबर्ग के लोगों को। हैब्सबर्ग के लोगों को बोलते हैं हंगेरियंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। तो उस टाइम पे हैब्सबर्ग के लोगों को भी फ्रीडम मिल गई थी। ओके, तो आप लोग की बुक में एंड में ये दो ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले कि बहुत सारे पार्ट, यूरोप के पार्ट के अंदर अभी भी सर्वडम और बॉन्डेड लेबर चलता था, पीजेंट्स को रोक के रखा जाता था, उनको फ्री कर दिया। दूसरा आप लोग की बुक में बताया गया है कि हैब्सबर्ग के अंदर जो हंगेरियंस हैं, हैब्सबर्ग के लोगों को बोलते हैं हंगेरियंस, उन लोग को भी ऑटोनॉमी दे दी। सो दैट इज़ इट फॉर दी थर्ड पार्ट। आज की क्लास में थर्ड पार्ट खत्म हो चुका है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द चैप्टर एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश द चैप्टर। ओके, सो नाउ द थिंग इज़ कि नाउ कौन सा सब्जेक्ट उठाएं, लाइक हिस्ट्री करें कि जोग्राफी करें कि सिविक्स करें कि डीपी करें कि इकोनॉमिक्स करें, व्हाटएवर। सो आई हैव डिसाइडेड कि अब कंटिन्यूसली मैं 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के कराऊंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स के टोटल सिलेबस में 4 चैप्टर हैं। तो मैं कंटिन्यूसली 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के कराऊंगी एंड वी विल कंटिन्यू इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के कराऊंगी एंड वी विल कंप्लीट इकोनॉमिक्स एंड देन वी विल सी कि क्या करना है, ठीक है। सो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद वी विल डू 2 चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2 चैप्टर ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के हो चुके हैं, डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं सिलेबस में इकोनॉमिक्स के। सो वी विल कंप्लीट इकोनॉमिक्स फर्स्ट एंड देन वी विल सी कि क्या करना है। ओके, सो या दैट इज़ इट। प्लीज़ मेक श्योर टू रिवाइज एवरीथिंग रियली नाइसली। अगर आप लोग एनसीईआरटी से नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग को चैप्टर नहीं आएगा, चाहे अभी के लिए जितना भी अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। एनसीईआरटी में से रीड करना इज़ द मस्ट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।